थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है एक शिव मंदिर को लेकर। ये सारी बातें आपको पता ही हैं। लेकिन इसमें मोदी जी की अप्रैल की विजिट, ईएएम जयशंकर जो हमारे हैं उनका कहा हुआ एक डायलॉग, 31 मार्च को एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉन की मौत वहाँ पे, ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा किया हुआ, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इन सब का इस पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या रोल है, इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ चीज़, पिछली वीडियो में मैंने मोहन भागवत की जगह गलती से मोहन भार्गव बोल दिया था, जिस पे आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि मेरा दोस्त है भार्गव, तो मुँह से उसका नाम निकलता है। करेक्शन उसमें यह है कि उन भार्गव की जगह मोहन भागवत हैं, जो कि आरएसएस के चीफ हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो नीचे टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स, जैसे कि ये सारी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के बाद आप इसमें खुद की पोजीशन या पावर या पैसा, इसमें आप क्या कर सकते हो। ये तो सारा जियोपॉलिटिकल गेम तो नेताओं द्वारा और कंट्रियों द्वारा खेला जा रहा है, लेकिन इस सब नॉलेज के थ्रू आप पैसा कैसे कमा सकते हो या आप पावर कैसे कर सकते हो या आपको अपनी पोजीशन क्या रखनी चाहिए या क्या नए मूव्स चलने चाहिए, वो पूरा एनालिसिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि एक प्राइवेट चैनल है। और मेरा एक्स हैंडल पे जाके जो मैं ट्वीट्स डालता हूँ उसको भी फॉलो करें। तो जानते हैं, ये वीडियो शुरू करते हैं कि इसमें पूरा खेल क्या है। तो एक बहुत समराइज वे में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की जो लड़ाई है ये एक्चुअली एक प्रॉक्सी वॉर है। ये एक्चुअल में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की लड़ाई है ही नहीं, ये चाइना और यूएसए के बीच की लड़ाई है। अब इसमें समझते हैं कुछ की पॉइंट्स, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया यानी थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सस्पेंड हो गए हैं, उनको ट्रिगर हुआ है ये चीज़ और उससे क्राइसिस उत्पन्न हुआ है। और बाय द वे, अभी आगे डिटेल में जानेंगे कि एक नहीं, तीन प्राइम मिनिस्टर सस्पेंड हो चुके हैं और अभी एक इंटर्म या फिर एक टेम्परेरी कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं। 3 अप्रैल के आसपास मोदी जी वहाँ पर पहुँचते हैं। अच्छी देखने वाली बात यह है कि वहाँ पर गरबा होता है। वहाँ पे जो उनके लोकल थाई हैं वो परफॉर्म करते हैं वो गरबा। अ, नवजार मंत्र जो कि जैन का है वो परफॉर्म किया जाता है, एक गीता गिफ्ट करी जाती है और इस्कॉन टेम्पल की बातें होती हैं और थाई लोग वहाँ पे एक रामायण का शो भी प्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाता है कि थाईलैंड का भारत की तरफ भी काफ़ी झुकाव है। 3 अप्रैल को हमारे ईएम जयशंकर का एक डायलॉग आता है, उन्होंने एक स्पेसिफिक ट्वीट किया था और यहाँ पे जानने की बात ये है अच्छी कि आपको एक स्पेसिफिक वर्ड पे उनके किस तरीके से वो ट्वीट कहते हैं, उसमें हर डायलॉग वो किस तरीके से बोला गया है ये जानना बड़ा आवश्यक है। तो उन्होंने एक अपने ट्वीट में डायलॉग बोला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कंप्लीशन ऑफ ट्राइलेटरल हाईवे विल कंटिन्यू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट ऑल द वे टू पैसिफिक ओशियन। तो ये पैसिफिक ओशियन यहाँ पर एक कीवर्ड है। इसका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने साउथ चाइना सीना बोल के एक पैसिफिक ओशियन वर्ड यूज़ करा है और इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो एक कलादान मल्टी मोडल ट्रांसिट एक पूरा इनिशिएटिव बन रहा है, जिसका मैंने एक अपने एक्स हैंडल पर जाके ट्वीट भी किया है, जिसकी डिटेल्स जो कि आपको जाके देख सकते हैं। जो कि बेसिकली क्या करता है, आपका बांग्लादेश, कलकत्ता और थाईलैंड को आपके इस राउट को पूरा करता है, जिससे कि भारत का ट्रेड बढ़ेगा और भारत इस चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहा है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना चाह रहा है। 31 मार्च को शेन वॉन की वहाँ पर मौत होती है। अंदर की खबर ये है कि वो एक बैटिंग 365 क्लब नाम के एक क्लब से एसोसिएटेड थे जो बैटिंग करता है क्रिकेट में, और वो जो हत्या दिखाए, मतलब जो कार्डियक अरेस्ट दिखाया गया है वो एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट ना होके एक हत्या है जिसको कार्डियक अरेस्ट का रूप दिया गया है। जिस चीज़ से ये चीज़ एक इंट्रिकेटली अंदर जाके कनेक्ट होती है कि सीआईए का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। अभी उस चीज़ के ऊपर कभी एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अब ज़रा इस पूरे खेल को समझते हैं कि ये पूरा खेल शुरुआत कहाँ से हुई है और इस पूरे जियो पॉलिटिकल केओस को जानना शुरू करते हैं कि ये हुआ क्या है। तो एक्चुअली कहानी शुरू होती है 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में, वहाँ पर राज कर रहे खमेर एम्पायर की, जहाँ पर एक 525 मीटर ऊंचे एक पर्वत पर एक मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर, जिसका प्रिय विहार नाम है। तो वो प्रिय विहार कॉम्प्लेक्स में शिव मंदिर बना हुआ है जो कि खमेर डायनेस्टी के अंदर आता है। ये 450 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के
एरिया में फैला हुआ ये मंदिर एक पहाड़ों के ऊपर है और ये मतलब बहुत ही अच्छा एरिया है आसपास का। अंकोर वाट, बेयोन वाला, ये सारा डायनेस्टी उस टाइम पे कवर करती थी। और सारा खेल जो है 20th सेंचुरी में आके यहाँ तक सारी चीज़ें सही चल रही हैं। 20th सेंचुरी में जाके खेल थोड़ा बदलता है, क्योंकि ये पूरा इंडो चाइना रीजन कहा जाता था, जिसके अंदर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी चीज़ें फ्रेंच कॉलोनी के अंदर आती थी। तो फ्रेंच लोगों का यहाँ पर रूल था। और थाईलैंड जो देश है उसको उस टाइम पे सियाम कहा जाता था, जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट था। और 1907 में उनको जब आज़ादी मिली, तो 1907 में जो बॉर्डर डिवाइड हुआ वहाँ पर, तो बॉर्डर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में डिवाइड हुआ। इसमें सियाम यानी कि उस टाइम के थाईलैंड ने इस चीज़ को अपोज करा, और उनका कहना था कि ये जो पहाड़ हैं या ये जो मंदिर है वहाँ पे, जो कि प्रे विहार नाम से वो मंदिर है, वो थाईलैंड का पार्ट है और कंबोडिया का कहना था कि ये उनका पार्ट है। 1954 यानी कि 1954 में जब फ्रेंच रूल जो है, उन्होंने जब इस चीज़ को बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें इस चीज़ की दिक्कत है तो क्यों ना हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इस चीज़ की अपील करें। और ये केस 1954 यानी कि 1954 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। और 1960 से, मतलब 1954 से ये बात होते होते 1960 में ये केस जाता है, और 1960 से 1962 तक ये केस चलता है। और 1962 में ये डिसीजन दिया जाता है कि ये चीज़ जो है ये एक्चुअली कंबोडिया के अंदर आती है, जिसमें थाई या फिर सियाम इस चीज़ को दोबारा काउंटर करता है। और वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपके कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से ये मंदिर जो है, या प्रे विहार जो है, शिव मंदिर जो है, ये अगर कंबोडिया का पार्ट है, लेकिन ये वहाँ के माउंटेन जो हैं, ये माउंटेन रेंजेस तो थाईलैंड का पार्ट है। तो जब अगर माउंटेन रेंजेस थाईलैंड का पार्ट है, तो ये 500 मीटर या 525 मीटर की ऊंचाई पर जो ये मंदिर है, वो भी टेक्निकली फिर थाईलैंड का ही पार्ट आ जाता है। 2011 में ये चीज़ दोबारा कोर्ट में जाती है, और फिर से ये चीज़ उभर के आती है, जिसमें इस बार डिसीजन फिर से कंबोडिया की तरफ आता है। और अब एक बड़ी पावर को ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये एक फ्रिक्शन पॉइंट है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में। तो लास्ट कुछ टाइम से अगर आप देखोगे कि लास्ट के कुछ महीनों में वहाँ पे 3 जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बदल चुके हैं, और अब के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस के वेपन के साथ हैं। अच्छा, थाईलैंड की एक जानने वाली बात ये है कि थाईलैंड जो है वो एक ऐसा स्टेट है जो एक ऐसी कंट्री है जो हर देश के साथ व्यापार करती है, यानी कि उसके रशिया के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, उसके यूएसए के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, उसके चाइना के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं। और अभी रिसेंटली जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो की शुरुआत में चीज़ें बताई, उसमें भारत भी अपना यहाँ पर एक नया एंगल देख रहा है। अब कंबोडिया जो है उसके बारे में, उसके कॉन्ट्री जो उसका बॉर्डर से लगा हुआ देश है, उसके बारे में बात करें तो कंबोडिया टोटली एक चाइना की एक कॉलोनी बन चुका है। एक यहाँ पर एक कमेटी है जिसका नाम है एसियान, यानी कि ASEAN, जो कि स्टैंड करती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये एशियान कंट्री जो है, ये आई थिंक 8 नेशंस का एक देश है, 8 या 10 नेशंस का एक देश है, जो कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऐसे करके आपके 8 या 10 में से कोई देश हैं जिनको ये एशियान जो है कंट्रोल करता है, जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया भी इसके पार्ट है। लेकिन मज़े की बात यह है कि चाइना इस एशियान कमेटी का पार्ट नहीं है, लेकिन इस एशियान को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने कंबोडिया को अपनी साइड कर रखा है। तो एक तरीके से कहा जाए तो कंबोडिया एक प्रॉक्सी है जो कि चाइना की तरफ से लड़ता है। तो चाइना ने अपने वेपन्स, जो कि बहुत सारे रशियन मेड वेपन्स भी हैं और चाइनीज़ वेपन्स भी हैं, जो कि कंबोडिया की तरफ से हैं, और थाईलैंड के, जो कि जैसे मैंने बताया कि उसका कनेक्शन बहुत सारे देशों के साथ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, इन सारे देशों में से यूएसए का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है थाईलैंड के ऊपर। अब ये पूरा खेल जो थाईलैंड और कंबोडिया का चल रहा है, ये वॉर एक्चुअली थाईलैंड और कंबोडिया की है ही नहीं, ये यूएसए और चाइना की वॉर है। तो अगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे तो यूएसए की स्ट्रेटजी हमेशा एक देश को बुली करके उसके नेचुरल रिसोर्सेज कैप्चर करने की रही है और वहाँ का रेजीम चेंज करने की रही है। जब ये स्ट्रेटजी बांग्लादेश में फेल हो गई, एक तरीके से देखा जाए भारत में भी काफ़ी ट्राई करा, वहाँ पे भी ये स्ट्रेटजी नहीं चल पाई। म्यांमार में एक बहुत इंस्टेबिलिटी करी गई, जिसकी वजह से मणिपुर रीजन और ये सारी, जिस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बना के कभी बात करेंगे, यहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी फैलाई गई, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे सफल नहीं हुई।
तो साउथ ईस्ट रीजन में चाइना को और बड़ी पावर को कंट्रोल करने के लिए अब एक नया जो प्लेग्राउंड चुना गया वो थाईलैंड था, क्योंकि थाईलैंड यूएसए के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। तो इसलिए F-16 का भी यूज़ हुआ है। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर भी इस चीज़ से कनेक्शन है इस चीज़ का। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी डिफेंस सुपीरियरिटी प्रूव करते हुए ये दिखा दिया कि चाइनीज़ मेड वेपन और यहाँ तक कि F-16 वेपन भी भारत की टेक्नोलॉजी के आगे घुटने टेक देते हैं। तो एक डिफेंस के मार्केट में आप एक तरीके से ऐसे सोचिए कि अगर आपकी लोकल शॉप में आप एक मोहल्ले में अपनी शॉप चलाते हैं और कोई इंसान जो है जो दूसरी अपनी शॉप खोले हुए बैठा है, वो पूरे मोहल्ले के सामने या पूरी सोसाइटी के सामने इस चीज़ को दिखा देता है कि आपके शॉप के प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और उसकी शॉप का प्रोडक्ट अच्छा है। तो आपको अपनी खरीदारी दोबारा बढ़ाने के लिए आपको अपने वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा देना पड़ेगा या अपनी शॉप की जो चीज़ें हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा देना पड़ेगा कि नहीं देखो आज भी हमारी सुपीरियरिटी बनी हुई है। तो चाइना और यूएसए और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए दोबारा से ये जंग एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है जिसमें अपने अपने वेपन्स को दिखाया जा रहा है कि देखो हमारे यहाँ की F-16 बढ़िया है या चाइनीज़ मेड वेपन। ये सिर्फ एक पार्ट है इस जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का और यहाँ पे अलग अलग एंगल से आप इसको एनालाइज करेंगे तो यूएसए का पॉइंट यहाँ पर चाइना को काउंटर करना प्लस साउथ एशियन रीजन में अपना कंट्रोल बनाने के लिए थाईलैंड को कंट्रोल करना। ऊपर से जैसा मैंने बताया कि एशियान कमेटी जो है उसमें एक एक लूप होल है या फिर यह कहिए कि उसका एक उसमें कमी है। वो ये कमी है क्योंकि वो कंबोडिया और थाईलैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से उस फ्रिक्शनल पॉइंट को एक्सप्लॉइट करा है चाइना और यूएसए ने ये दिखाकर कि अगर हम प्रॉक्सी वॉर के थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, जैसा कि यूएस ने थाईलैंड को सपोर्ट कर रहा है और चाइना जो है वो कंबोडिया को सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में और ये क्लैश उसमें हो रहा है वहाँ की रीजनल पावर गेन करने के लिए। तो यूएसए की साइड से अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आए हुए सारे कमियों को दिखाने के लिए अपने F-16 का प्रदर्शन, चाइना को काउंटर करने के लिए अपना प्रदर्शन, प्लस साउथ ईस्ट एशियन में वहाँ पर अपना दबदबा बनाने के लिए एक वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। चाइना की साइड से अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से अपने जहाज और अपनी वेपनरी दिखाने के लिए, एशियान में अपना कंट्रोल बनाने के लिए कंबोडिया के थ्रू प्रॉक्सी वार, अगेन सदर्न साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बनाने के लिए कंबोडिया के थ्रू ये सारा चीज़ करना, प्लस इसके साथ एशियान में जो उनकी वीकनेस है जो कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस कंट्रोल को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये लड़ाई करी जा रही है। इसमें भारत का अगर देखा जाए तो भारत को चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी काउंटर करना है और भारत को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एक्सपोर्ट के लिए अगर आप समझेंगे तो वाटर वेज जो होते हैं वो सबसे चीप और सबसे इकोनॉमिकली एफिशिएंट रास्ते होते हैं और भारत को अपना बांग्लादेश, कलकत्ता और थाईलैंड वाला ये जो मैंने अपना राउट बताया था इसको स्टार्ट करना है। तो भारत का यहाँ पर एक बहुत बड़ा योगदान भी है। तो भारत सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी चाह रहा है और इसके थ्रू भारत, क्योंकि हमारे यहाँ पे शिव मंदिर है और इसके पुराने कल्चरल रूट भारत से जुड़े हुए हैं, इसलिए भारत का एक बहुत बड़ा खेल बनता है यहाँ पर अपना दबदबा बनाने के लिए। भारत जिस तरीके से आप भारत की स्ट्रैटेजी समझते हैं, भारत किसी भी तरीके से किसी देश को कंट्रोल करके उस पर डोमिनेंस जताने की भारत की एक स्ट्रैटेजी कभी नहीं रहती, बल्कि भारत विश्व गुरु बन के भारत का हमेशा रहता है सबका साथ सबका विकास वाला एक फॉर्मूला, जिसमें हमारे देश का भी विकास होगा, उसके साथ साथ हम तुम्हारे देश का भी विकास करेंगे। अब यूएसए का जब बांग्लादेश फेल हो गया, भारत में फेल हो गया, म्यांमार फेल हो गया, तो एक थाईलैंड ही एक सिक्योरिटी गैप बचता है जिसको वो काउंटर करके अपना करना चाहता है। यूएसए का एक थाईलैंड के साथ एक मिलिट्री कैंपेन चलता है जिसको कोबरा गोल्ड बोला जाता है। ये एक यूएसए की और थाईलैंड के बीच की जो एक्सरसाइजेज हैं उस एक्सरसाइज को मिलिट्री एक्सरसाइजेज का पार्ट है, जिसके थ्रू गल्फ ऑफ थाई में यूएसए अपनी नेवल एक्सरसाइजेज बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि चाइना भी वहाँ पे अपना पार्ट एक्टिवेट कर ले। इस नेवल एक्सरसाइजेस की वजह से यूएसए को अपना दबदबा बनाने के लिए प्लस वहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए अपना एक सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया एशियान को डिसमेंटल करना ये भी एक इसका पूरा खेल है। तो अगर आप इस पूरी चीज़ को समझें तो शिव फिर एक शिव मंदिर के ऊपर झगड़ा तो एक
फ़साड है या फिर एक छलावा है, एक धोखा है जो कि बाहरी सतह पे दिखाया जाता है न्यूज़ में कि एक मंदिर के ऊपर झगड़ा हुआ, लेकिन एक्चुअल में जो झगड़ा है, वो इससे कहीं ज़्यादा डीप है। ये एक प्रॉक्सी वॉर है यूएसए और चाइना की सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, क्योंकि यूएसए हर तरीके से चाइना को काउंटर करता है, उसको सुपर पावर बनने से रोकता है, और चाइना हमेशा से कोल्ड वॉर के बाद से जो पावर गेन कर रहा है, उसने मोमेंटम गेन करा है, खासतौर पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन के चाइना उसको एक्सपेंड करना चाहता है। तो आई होप इस वीडियो से बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात भारत का पॉइंट आपको ये समझना है कि भारत इसमें अपना देश का एक्सपेंशन कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, भारत का कभी भी ये गोल नहीं रहता कि किसी देश को वो डोमिनेट करके उसके रिसोर्सेज हड़प ले या फिर उसके दबदबा करके उसको बुली करे, बल्कि भारत का हमेशा से एक ये एम रहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये पूरे पॉइंट क्लियर होंगे कि कैसे सीआईए का और यूएसए का दबदबा जो है वो एक तरीके से थाईलैंड में है, चाइना का जो एक प्रॉक्सी है वो कंबोडिया है, इनके बीच में पावर का डोमिनेंस चल रहा है, और इसके बीच में भारत ने एक तरीके से अपनी बाजी मार के भारत अपना खुद का इन दोनों की लड़ाई में पड़े बिना साउथ एशियन रीजन में अपना दबदबा बनाने के लिए, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, भारत का अपना इनिशिएटिव चल रहा है। तो आई होप ये वीडियो से आपको पसंद आया हो, आपको इससे कुछ सीख मिली हो, और जैसा मैंने बोला, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और हो सकता है कुछ मैंने एक आध वर्ड गलत कर दिया हो, जैसे लास्ट वीडियो में कर दिया था, तो वो कमेंट में मैं जानता हूँ कि जो ऑडियंस है वो बहुत समझदार है, वो हमेशा बता देती है। जैसे पिछली वीडियो में सबने पॉइंट आउट कर दिया कि मोहन भागवत की जगह मोहन भार्गव बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। और हाँ, वो मेरा एनालिसिस सही था, वो शब्द गलत थे। और भी आपके कुछ डाउट हों तो इसमें पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।